क्लास 12 सेमेस्टर 3 इकोनॉमिक्स का लास्ट टॉपिक दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट का आज लास्ट क्लास है। सेकेंड क्लास डे 2 है, लास्ट क्लास है और आज ही हम लोग ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे और ये चैप्टर के साथ साथ हम लोग का पूरा सिलेबस भी हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है ना। इससे पहले इकोनॉमिक्स का 5वां चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ये 6th चैप्टर जो हम स्टार्ट किए थे उसका आज लास्ट क्लास है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज रेट। तो सबसे पहले ये समझना है कि सर एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है और व्हाट डू यू मीन बाय एक्सचेंज रेट। बोलो व्हाट इज एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का मतलब होता है द रेट एट विच द डोमेस्टिक करेंसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ फॉरेन करेंसी। मतलब आपका डोमेस्टिक करेंसी फॉरेन करेंसी में कौन सा रेट में कन्वर्ट होगा उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी $1 का जो रेट है वो क्लोज टू अराउंड 96 रुपीज है, तो एक्सचेंज रेट डॉलर और रुपीज का क्या हो गया, $1 इज इक्वल टू 96 रुपीज। समझ में आ रहा है बात। उसी तरह पौंड हो गया, उसी तरह येन हो गया, उसी तरह रियाल हो गया, समझ में आ रहा है। तो ये सब अलग अलग करेंसीज है जिसका वैल्यू को जब हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा मेरा एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट रिफर्स टू द वैल्यू एट विच वन कंट्रीज करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर अनदर। मतलब एक कंट्री का करेंसी को दूसरे से एक्सचेंज कितना में कर सकते हो उसको ही क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट। अब एक्सचेंज रेट दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट एक्सचेंज रेट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सचेंज रेट। डायरेक्ट एक्सचेंज रेट मतलब डोमेस्टिक करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, मतलब $1 लेने के लिए कितना रुपीस देना होगा, यह है डायरेक्ट एक्सचेंज रेट। दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सचेंज रेट, मतलब फॉरेन करेंसी पर यूनिट ऑफ डोमेस्टिक रेट, मतलब $1 लेने के लिए कितना डॉलर देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। एक में $1 बाहर का करेंसी लेने के लिए कितना फॉरेन करेंसी देना होगा और एक है डोमेस्टिक करेंसी लेने के लिए कितना फॉरेन का करेंसी देना पड़ेगा। अब दोनों का लगभग मोटा मोटी मीनिंग क्या है, सेम ही है। एक डायरेक्ट एक्सचेंज रेट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में दूसरा करेंसी का वैल्यू को अपना करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, और एक में अपना करेंसी का वैल्यू को दूसरे के करेंसी से मेजर कर रहे हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया। सर ये डिसाइड कैसे होता है, $1 कितना रुपया रहेगा, $1 कितना रुपया रहेगा, कौन डिसाइड करता है, हाउ डू वी डिसाइड दीज थिंग्स। तो देखो टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट। एक आता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। क्या मतलब है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। देखिए फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जहां पे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विदाउट गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन। मतलब $1 कितना रुपया रहेगा ये ना ही गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है ना ही आरबीआई डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा डिमांड एंड सप्लाई। डॉलर का डिमांड बढ़ रहा है तो डॉलर का रेट भी क्या होगा, हाई होगा। डॉलर का डिमांड घट रहा है तो डॉलर का रेट भी क्या होगा, लो होगा। तो ये हो गया फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जहां पे मार्केट फोर्सेस डिमांड और सप्लाई प्राइस को डिटरमाइन करेगा। दूसरा होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब करेंसी पेग्ड है अनदर मेजर करेंसी से और अ बास्केट ऑफ करेंसी से एंड मेंटेन थ्रू गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन। अब देखो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में आप अपने करेंसी का वैल्यू को कोई दूसरा या बहुत सारे करेंसी से जोड़ के रखे हो। जैसे कि मेरा करेंसी का वैल्यू डिटरमाइन होगा मेरे पास कितना डॉलर है, डॉलर का रिजर्व कंट्री के पास कितना है, या रियाल का रिजर्व कितना है, पौंड का रिजर्व कितना है। तो ये सब रिजर्व्स के बेसिस पे करेंसी का वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है। अब इसमें गवर्नमेंट का रोल और सेंट्रल बैंक का रोल इंपॉर्टेंट है, समझ में आया।
थर्ड होता है पेग्ड एक्सचेंज रेट, ये भी फिक्स्ड की तरह ही है लेकिन इसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है। और डुअल एक्सचेंज रेट, डुअल एक्सचेंज रेट मतलब टू डिफरेंट एक्सचेंज रेट एग्जिस्ट फॉर द सेम करेंसी, वन फॉर ट्रेड ट्रांजैक्शन, अनदर फॉर कैपिटल ट्रांजैक्शन। क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक का मीटर जो सीएससी देता है दो तरह का होता है, एक है डोमेस्टिक, एक है कमर्शियल। डोमेस्टिक का रेट अलग, कमर्शियल का रेट अलग। भाई दोनों ही जगह इलेक्ट्रिक ही तो यूज हो रहा है लेकिन अलग अलग रेट में बिक रहा है। यही है डुअल एक्सचेंज रेट। डुअल एक्सचेंज रेट में करेंसी का रेट दो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिसाइड होगा। एक होगा ट्रेड के लिए और दूसरा होगा इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ट्रेड के लिए रेट अलग, इन्वेस्टमेंट के लिए रेट। दो आपको याद रखना है, दो हम लोग के सिलेबस में है और थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा दो है? नंबर वन फ्लोटिंग और दूसरा फिक्स्ड। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अब इंपॉर्टेंस क्या है एक्सचेंज रेट का? सर एक्सचेंज रेट का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सचेंज रेट का? पहला, ट्रेड का बैलेंस बताता है। कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कितना होगा ये एक्सचेंज रेट के हिसाब से डिटरमाइन होता है। भाई बाहर में जो काम कर रहा है उसको क्यों मजा आ जा रहा है? यार वहां का अगर मान लो $1000 कमा रहा है, अगर वहां का यूएस का कोई $1000 कमा रहा है, इंडिया में 96,000 रुपीज हो गया, तो वहां से 1000 बेचेगा भेजेगा तो यहां पे मजा आ जाएगा, है ना। तो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कॉस्ट को इफेक्ट करता है। दूसरा, इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करता है एक्सचेंज रेट, इंपोर्ट एंड इंपोर्ट का प्राइसेस को कंट्रोल करके। क्योंकि लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे, अगर फॉरेन करेंसी के मुकाबले अपने करेंसी का वैल्यू घटेगा तो इंपोर्ट कम हो जाएगा। क्यों भाई? $1 अगर 96 है तो हम सामान मंगवा रहे हैं, अगर $1 ₹100 हो जाएगा, सेम सामान खरीदने के लिए हमको ₹100 देना होगा तो हम कम सामान मंगवाएंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी डिपेंड करता है एक्सचेंज रेट के ऊपर। एक्सचेंज रेट क्या है उस हिसाब से फॉरेन एक्सचेंज डिपेंड करेगा। कंट्री का मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब एक्सचेंज रेट के ऊपर डिपेंड होता है। और इकोनॉमी का स्टेबिलिटी, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बनता है। इन्वेस्टर देखेगा यार ये करेंसी का वैल्यू में कोई दम नहीं है, हमेशा बढ़ते घटते रहता है, स्टेबिलिटी नहीं है। हम डील किए कि भाई चलो जून जुलाई महीने में डील कर रहे हैं, कोई सामान एक्सपोर्ट करना है जिसके लिए हम $2000 ले रहे हैं, उस वक्त जो दाम था 96 रुपीज के हिसाब से था तो हम $2000 बोले थे। अब एक्सचेंज रेट चेंज हो गया, 96 से घट के हो गया 80, तब तो मेरा नुकसान हो जा रहा है, लेकिन हम तो चेंज नहीं कर पाएंगे, $2000 तो फिक्स है। तो इससे क्या होगा? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएगा। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है एक्सचेंज रेट का स्टेबिलिटी। ठीक है। अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जैसे कि आप लोग को बताइए, हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब होता है जहां डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू डिटरमाइन होता है बहुत सारे फॉरेन करेंसी का बास्केट से। गवर्नमेंट इंटरवीन करता है स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। जैसे कि देखो, इंडिया का जो करेंसी का वैल्यू है उसको $US का करेंसी के साथ, फिर तुम्हारा गोल्ड के साथ, फिर तुम्हारा यूरो के साथ, पौंड के साथ, अलग अलग चीज के साथ क्या किए हम? जोड़ दिए। मतलब कंट्री के पास जितना ज्यादा डॉलर, गोल्ड, यूरो, रियाल ये सब रहेगा, कंट्री का जो डोमेस्टिक करेंसी है उतना ही मजबूत हो। समझ में आ रहा है? तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इकोनॉमी को स्टेबल रखना। अब जैसे कि देखो, एक इंसान है जो तुमसे उधार मांग रहे हैं और उसके पास बहुत सोना है, तो इसलिए तुम उधार नहीं दोगे कि भाई ठीक है कभी अगर डिफॉल्ट करेगा सोना तो है। मतलब उसका पोजीशन जो फाइनेंशियल है वो क्या रहेगा? अच्छा या बुरा? अच्छा। उसी तरह जब कंट्री का करेंसी को कोई दूसरे कंट्री के साथ में कर दिया जाता है फिक्स्ड, कोई दूसरे करेंसी के साथ में क्या कर दिया जाता है? फिक्स। तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि अपने कंट्री का करेंसी का वैल्यू जो है वो
स्टेबल हो जाता है। वो क्या हो जाता है? स्टेबल, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने लगता है। अब एडवांटेजेस क्या है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो याद रखना है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब जहां पे कंट्री का करेंसी का वैल्यू डिटरमाइन होता है किससे? बास्केट ऑफ करेंसी से, बहुत सारा फॉरेन करेंसी का वैल्यू के साथ, ठीक है ना, उसको अटैच किया जाता है। अब इसका एडवांटेज है, महंगाई को कंट्रोल करता है स्टेबिलिटी मेंटेन करके। दूसरा, फॉरेन ट्रेड को इंकरेज करता है। अगर आपका कंट्री का करेंसी बहुत ज्यादा स्टेबल है तो आपका कंट्री फॉरेन ट्रेड में अच्छा परफॉर्म करेगा या खराब? अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेड को सिंप्लीफाई कर देगा, प्राइजेस को इजियर बना देगा, प्लानिंग को इजियर बना देगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। क्यों? फॉरेन इन्वेस्टर्स को पता है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में इसका जो वैल्यू है बहुत सारा करेंसीज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो डॉलर जब तक नहीं गिरेगा, रियाल का वैल्यू जब तक फॉल नहीं होगा, तब तक इंडियन करेंसी भी फॉल नहीं होगी। मॉनिटरी डिसिप्लिन मेंटेन करेगा। सेंट्रल बैंक को पता है कि भाई हमको इतना रिजर्व रखना पड़ेगा हमेशा अपने पास, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाएगा। डिसएडवांटेजेस क्या है? इनएफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मार्केट डिमांड और सप्लाई को ध्यान में नहीं रखता है। वो तो आपके पास रिजर्व है, उसके हिसाब से आपका करेंसी का वैल्यू डिटरमाइन हो रहा है। मॉनेटरी पॉलिसीज बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं रहता है। करेंसी क्राइसिस का रिस्क हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुमको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिजर्व रखना ही पड़ेगा हमेशा अपने पास। फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व रखना एक बर्डन बन जाएगा कि भाई तुमको डॉलर का डिमांड इतना रखना ही पड़ेगा, रियाल को इतना अपने बास्केट में रखना ही पड़ेगा। बहुत सारा टाइम ट्रेड इम्बैलेंस हो जाएगा। फिक्स रेट से क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट रिड्यूस हो जाएगा ओवर दी टाइम। क्यों? क्योंकि बाकी सब कंट्री वाले लोग जो है अपना डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू को कम कर दिया। बांग्लादेश, वियतनाम, फिलीपींस, तो फॉरेन इन्वेस्टर लोग वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। तुम अपना करेंसी का वैल्यू को स्टेबल रखे हो। और एक्सटर्नल डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे अभी देखने को मिला था इजराइल और ईरान वॉर में, यूएस और ईरान वॉर में क्या हुआ था भाई? इंडिया का तो कोई लेना ही लेना नहीं था। इंडिया में इंपैक्ट पड़ा था कि नहीं पड़ा था? जबकि इंडिया ना इजराइल के साथ था, ना ईरान के साथ था, ना यूएस के साथ था। लेकिन फिर भी हम लोग का यहां पर सिलेंडर महंगा हो गया, पेट्रोल का प्रॉब्लम होने लगा, सीएनजी ऑटो को नहीं मिल रहा। तो एक्सटर्नल डिपेंडेंसी के ऊपर बहुत सारा टाइम ये इंटरनल डैमेज भी करता है। अब आते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जहां पे सर एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगा डिमांड और सप्लाई में। गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक कुछ नहीं कर सकता है। भाई डॉलर का डिमांड ज्यादा है, डॉलर का वैल्यू बढ़ते रहेगा। ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। यहां पे देखो, यहां पे कोई करेंसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब इंडिया बहुत एक्सपोर्ट कर रहा है सामान डॉलर में यूएस को। तब इंडिया के पास डॉलर ज्यादा आ रहे हैं, तो सप्लाई ज्यादा है और इंडिया कुछ खरीद नहीं रहा है वहां से, तो डिमांड उतना नहीं है। तो डॉलर का वैल्यू इंडियन करेंसी के हिसाब से गिरेगा। लेकिन अभी उल्टा हो रहा है, हम लोग तो कुछ बेच नहीं पा रहे, वो आके सब कुछ बेच के चले जा रहे हैं। तो हम लोग को डॉलर में पेमेंट करना है, तो हम लोग का डॉलर का डिमांड बढ़ रहा है लेकिन सप्लाई कम है, तो डॉलर का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो ये जो है मार्केट का एफिशिएंसी दिखाता है तुम्हारा कंट्री का सच में क्या हैसियत है, ठीक है ना, कोई भी करेंसी से रिलेटेड। दूसरा, ये फ्लेक्सिबिलिटी चेक करेगा, क्योंकि ये रिस्पॉन्ड करेगा इंटरनल और एक्सटर्नल शॉक्स से। मॉनेटरी पॉलिसी का फ्रीडम है, सेंट्रल बैंक चाहे तो जैसा पॉलिसी चाहे बना सकता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। करेंसी क्राइसिस का रिस्क इसमें बहुत कम है, क्योंकि ये नेचुरली अपने आप को एडजस्ट कर लेता है।
कंपटीशन प्रमोट होगा बिजनेसेस में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी इनकरेज होगा फॉरेनर्स लोग। जैसे देखो अभी एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत कम हो गया। फॉरेन इन्वेस्टर्स लोग जो है इंडिया से अपना पैसा निकाल के ले जा रहे हैं, बोला नहीं इंडिया में और इन्वेस्ट नहीं करना। बहुत सारा रीजन है, उन लोग को ग्रोथ नहीं समझ में आ रहा, उन लोग को स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रहा, और इंडिया में प्रॉब्लम तो चल रहा है बहुत ज्यादा। एडवांटेजेस, ये मार्केट ड्रिवन एडजस्टमेंट्स करता है, ये एक्चुअल डिमांड और सप्लाई को, कंडीशन को देख कर डिटरमाइन करेगा कि कितना क्या होगा, क्या रेट होना चाहिए। इकोनॉमिक फ्लेक्सिबिलिटी होता है, मतलब ट्रेड और कैपिटल फ्लो चेंज होगा। मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंट, कंट्री अपना डोमेस्टिक गोल्स के हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी रख सकता है। कंपटीशन इंप्रूव होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगा, और ये ऑटोमेटिकली स्टेबिलाईजर का काम करेगा। ग्लोबल शॉक्स को ऑटोमेटिकली ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। ग्लोबल शॉक को ऑटोमेटिकली अपने अंदर क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। कैसे करके ग्लोबल शॉक्स को अट्रैक्ट कर लेगा, बोलो। क्योंकि यहां पे आपका, अभी हम बोले कि भाई तुम जब भी आओगे तुम इसको लेते हुए आओगे साथ में, तो वो लेट तो तुम भी लेट, तुम्हारा तो कोई गलती नहीं है। सर हम तो टाइम से आ गए थे, लेकिन उसको लेके आना था तो वो लेट था, तो हम भी लेट हो गए। तो ये हो गया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, अपना कंट्री का करेंसी का वैल्यू और बाकी सब कंट्री का करेंसी के वैल्यू के हिसाब से रख रहे हैं। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट तुम्हारा जब हो जाएगा तुम आ जाना। तो यहां पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक स्टेबिलाईजर का तरह काम ये करेगा। जब कोई चीज का वैल्यू, डिमांड बढ़ रहा है तो उसका प्राइस बढ़ेगा, और जब प्राइस बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली डिमांड थोड़ा कम होगा, तो इक्विलिब्रियम में ऑटोमेटिकली करेंसी का वैल्यू आ जाएगा। जैसे इंडिया में जो है अभी फ्लोटिंग एक्सचेंज और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट दोनों का मिक्सचर फॉलो होता है। मतलब गवर्नमेंट थोड़ा बहुत रोल प्ले कर सकता है, लेकिन पूरा का पूरा गवर्नमेंट के हाथ में भी नहीं है। तो गवर्नमेंट तो बोलेगा ठीक है कल जाओ, कल से $1 1 रुपया। तो क्या कंट्री के पास उतना रिजर्व है डॉलर्स का? डिसएडवांटेज क्या है, इकोनॉमिक वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी क्या मतलब है, थोड़ा अनसर्टेन हो जाता है ट्रेडर्स के लिए कि कब डॉलर का वैल्यू बढ़ेगा कब घटेगा, ये बताना थोड़ा मुश्किल है। करेंसी का रिस्क थोड़ा हायर रहता है, क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट में कंपीट कर रहा है पूरा वर्ल्ड के साथ। प्रेशर इन्फ्लेशन का ज्यादा रहेगा, करेंसी का वैल्यू घटते रहेगा। प्लानिंग में मुश्किल होगा, क्यों? क्योंकि तुमको खुद नहीं पता कल को कितना होने वाला है तुम्हारा एक्सचेंज रेट कंट्री का। तो इसीलिए तुम जो डील कर रहे हो इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसमें तुम्हारा लॉस भी हो सकता है। फॉरेन का लोन का बर्डन बढ़ेगा अगर कंट्री का करेंसी का वैल्यू घटते रहा, तो लोन रीपे करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। भाई तुम लोन दिए फॉर एग्जाम्पल $1 लाख, और अपने कंट्री में लाए $1 लाख का वैल्यू है अभी 96 लाख रुपीज। जब देने का टाइम वक्त आया तो $1 का वैल्यू हो गया $100। अब तुमको $1 लाख वापस करने के लिए खर्चा करने होगा $1 करोड़, तो $4 लाख तुमको एक्स्ट्रा देने पड़ गया ना। समझ में आ रहा है बात? वो बोलेगा भाई हम तो $1 लाख दिए थे, $1 लाख ले रहे, हम क्या कुछ किए। लेकिन यहां पे क्या हुआ, फॉरेन लोन का बर्डन कैसे बढ़ा, समझ में आ रहा है बात? इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हो सकता है, डेवलपिंग कंट्रीज इसमें ज्यादा सफर करेगा, क्योंकि हम लोग ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट करने वाला कंट्री सफर करेगा। जैसे देखो जब डॉलर का वैल्यू बढ़ेगा तो इंडिया में नुकसान ज्यादा होगा या फायदा होगा? नुकसान ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यूएस से ज्यादा सामान मंगवाते हैं, यूएस को बेच कम पाते हैं। मतलब यूएसए में अब फायदा तो थोड़ा बहुत होगा, जो इंडियन यूएसए में काम कर रहा है वो लोग जो घर पैसा भेजेगा, तो वो लोग मान लो अगर $1 लाख भेज रहे हैं, पहले 96 लाख आता था, अब इंडिया में 1 करोड़ आ रहा है वो, तो इस तरह से तो फायदा हो रहा है। जैसे मैम है, मैम का हस्बैंड तो सऊदी में रहता है, तो मैम बोल रही थी पता है अपना हस्बैंड को बोले कि तुम्हारा तो सैलरी बढ़ गया। तो सैलरी बढ़ गया? बोला नहीं मेरा तो सैलरी नहीं बढ़ा। बोले हाँ पहले $1 रियाल 24 रुपया था,
अभी 1 रियाल 26 रुपया हो गया, मतलब 2 रुपया पर रियाल बढ़ गया, है ना। अगर मान लेते हैं मोटा मोटी, अगर उनका सैलरी 3,000 रियाल है, तो 3,000 इंटू 2 मतलब 9,000 रुपये तुम्हारा सैलरी इंक्रीज होगी। मैं उनको बोल रही थी, पता है, ऐसे ऐसे करके बोले। तो अगर कंट्री एक्सपोर्ट कर रहे हैं तब तो फायदा है कि पैसा हम लोगों के पास आ रहा है, लेकिन इंपोर्ट कर रहे हैं मतलब हम लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, तब वहां पे क्या है, नुकसान है। अब डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, हम लोग इंपोर्ट कम करते, इंपोर्ट ज्यादा करते, एक्सपोर्ट कम करते, तो हम लोग के लिए नुकसान है। तो समराइज किया जाए, अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी कम कर देता है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन बहुत ज्यादा अनसर्टिनिटी है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कम, दाम बढ़ेगा घटेगा इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई कुछ बता नहीं सकता है। अब ये एक्सचेंज रेट डिमांड और सप्लाई से जो डिटरमाइन होता है, एक्सचेंज रेट ऑफ फॉरेन करेंसी डिटरमाइन होगा डिमांड और सप्लाई से, है ना। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी बढ़ेगा, अगर तुम इंपोर्ट कर रहे हो, फॉरेन में जाकर ट्रैवल कर रहे हो, फॉरेन में पढ़ाई कर रहे हो, फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो डिमांड फॉरेन करेंसी का बढ़ रहा है। भाई यूएस घूमने गए तो वहां पे क्या रुपये में खर्चा करेंगे, डॉलर में करेंगे, डॉलर का डिमांड बढ़ा। यूएस में जाके पढ़ रहे तो वहां पे डॉलर में पे करना होगा, तो डॉलर का डिमांड बढ़ेगा, ये सब रीजन की वजह से। और अगर सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी बढ़ेगा, कब, जब एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, वो लोग इन्वेस्टमेंट इंडिया में ज्यादा कर रहे हैं, मतलब इंडिया में पैसा ज्यादा आ रहा है, जा कम रहा है, तो सप्लाई बढ़ेगा फॉरेन करेंसी की। इसीलिए देखे ना, हम लोग का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बोला अभी 1 साल तक कोई फॉरेन ट्रिप मत करो, यही रीजन है। आप खुद चलेगी, अब तो पूरा टीम को लेंगे, बट जो इकोनॉमिक रीजन उसके पीछे था वो यही था कि आप फॉरेन ट्रैवल करिएगा तो फॉरेन करेंसी का डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो एक्सचेंज रेट और ज्यादा बढ़ेगा। इसीलिए बोला आप मत जाइए, हमको जाने दीजिए, हम जाके समझ लेंगे जो करना है नहीं है, ठीक है ना। बहुत आदमी मान भी गए, बोला कि देखो भाई पापा सिगरेट पीते चलेगा, बट पापा को देख के बच्चा लोग तो नहीं पिएगा। एक ऐसा लड़का बोल रहा था, हम बोले चलो कोई बात नहीं, बाप बोलने वाला बहुत कोई है। अब देखिए, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट स्टैब्लिश तब होगा जब डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो जाएगा। एनी चेंज इन डिमांड लीड्स टू अ चेंज इन एक्सचेंज रेट। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं खाली जगह छोड़ा हुआ है ग्रीन कलर का, ये फुटबॉल ग्राउंड क्यों बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को ग्राफ बना के समझाएंगे। देखिए अब डिमांड एंड सप्लाई से कैसे करके डिटरमाइन होता है एक्सचेंज रेट। देखिए ये है डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, ये है सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। दोनों जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, यही होगा इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस। अब अगर डिमांड बढ़ता है सर, डिमांड क्या होता है, मान लीजिए डिमांड यहां आ गया, तो डिमांड आने की वजह से, डिमांड बढ़ने की वजह से क्या होगा, प्राइस बढ़ गया, है ना। सप्लाई कम है, सप्लाई क्या है, कम है, डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और जब डिमांड, एक मिनट,
अब व्हाट हैपेंस व्हेन डिमांड इंक्रीजेस, अब डिमांड जब इंक्रीज होगा फॉरेन करेंसी का, सप्लाई कब रहेगा, ये हो गया इक्विलिब्रियम कंडीशन, जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों क्या एक दूसरे का बराबर है। बट अगर डिमांड इंक्रीज हुआ और सप्लाई इंक्रीज नहीं हो रहा है तो इट विल लीड टू इंक्रीज इन प्राइस। डिमांड बढ़ा है लेकिन सप्लाई इंक्रीज नहीं हुआ तो क्या होगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। और वाइस वर्सा, डिमांड डिक्रीज होगी है, प्राइस क्या होगा, घट जाएगा। तो इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। ये कौन सा मेथड हो गया, ये हो गया फ्लक्चुएटिंग मेथड, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या क्या फैक्टर है जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को, फ्लोटिंग इफेक्ट करता है। पहला है डिफरेंस इन इन्फ्लेशन रेट। अगर डोमेस्टिक हम लोग के कंट्री में महंगाई ज्यादा है, हायर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन इंक्रीज करता है एक्सचेंज रेट। अगर अपने कंट्री में महंगाई बाहर से ज्यादा है तो एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट कम हो जा रहा है और फॉरेन करेंसी का सप्लाई कम हो जा रहा है। क्या मतलब है सर, इंडिया में महंगाई ज्यादा है तो इंडिया में महंगाई ज्यादा होने की वजह से इंडिया का सामान महंगा होगा तो फॉरेनर लोग इंडिया से कम खरीदेंगे। जब फॉरेनर लोग इंडिया से कम खरीदेगा तो इंडिया में फॉरेन करेंसी का सप्लाई कम होगा, तो जब सप्लाई कम होगा और डिमांड ज्यादा है तो एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, $1.96 से $1.100 हो जाएगा। क्लियर हुआ पहला पॉइंट। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। अगर इनफ्लो ऑफ कैपिटल ज्यादा है तो एक्सचेंज रेट कम होगा, क्योंकि अपने कंट्री में पैसा आते जा रहा है। इनफ्लो ऑफ कैपिटल कम है मतलब अपने कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है बाहर से, तो जब इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है तो फॉरेन करेंसी का सप्लाई भी कम रहेगा। जब फॉरेन करेंसी का सप्लाई कम रहेगा तो फिर क्या होगा, एक्सचेंज वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है भाई। इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है डॉलर का, तो इंडिया का डॉलर का सप्लाई कम हो गया तो डॉलर का प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल। कैपिटल इनफ्लो इंक्रीज होता है तो फॉरेन करेंसी का सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है ना, और सप्लाई बढ़ेगा तो एक्सचेंज रेट घट जाएगा एंड वाइस वर्सा। और जब कैपिटल आउटफ्लो रिड्यूस होगा तो फॉरेन करेंसी का सप्लाई घटेगा और एक्सचेंज रेट बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी। क्या मतलब है स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी का? प्रोडक्शन में चेंजेस आने की वजह से, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आने की वजह से डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी में भी चेंज आएगा। क्या मतलब है भाई, कोई कंट्री है जिसका टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, बहुत अच्छा है, तो लोग वहां जाना चाह रहे हैं जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, तो वहां का करेंसी का बढ़ेगा। लार्ज स्केल में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गया, कंट्री का फॉरेन रिजर्व बढ़ा, कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज वैल्यू भी डिक्रीज होगा। मतलब मान लो इलॉन मस्क आया, बोला हम इंडिया में आके $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो अचानक से इंडिया में $1 ट्रिलियन आ गया, डॉलर का जो भी 96 रुपीज है वो ऑटोमेटिकली घटने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा लार्ज अमाउंट में कैपिटल आया है ना, करेंसी का सप्लाई अचानक से बहुत बढ़ गया, डिमांड उतना है नहीं, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, अब हो जाएगा। अब इलॉन मस्क आ रहे तो उसको देखिए और भी बहुत कोई आएगा, है ना, होगा ना। देखो इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये बंदर का खीला का तरीका होता है, भीड़ का तरीका। तुम देखो जहां पे भीड़ लगा हुआ रहता है वहां पे भीड़ और लगता है। मान लो कोई सामान बेच रहा है, तुम इंटरेस्टेड नहीं भी होते, लेकिन भीड़ लगा रहेगा, तुम झांक के देखोगे कहां बेच रहा है, देखिए इतना भीड़ लगा हुआ है, वो माइक लेके चाचा अपना बेच रहा है, ये लीजिए प्लास्टिक का सामान, ये जड़ी बूटी, तेल, दवाई,
प्लास्टिक का ये, ठीक है ना। एक दिन हम देखा ना गोल होके भीड़ हो गए, हमने एकदम सब हाथ झुका के लड़ाई झगड़ा कर रहा। हम बोले क्या हो रहा भाई, जाके देख रहे तो 50 रुपए करके टी शर्ट मिल रहा है, वेन में लगा हुआ है, सब घेर के एकदम टाना टूनी कर रहा है। हम भी जाके देख लिए तो ये तो लार्ज स्केल में जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है तो सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीज होगा। पहले आता था ये तुम्हारा मेहरबान तेल, ठीक है, साइकिल में रिले के था मेहरबान तेल लगाई। अब ऐसे रिसेंटली में हम ना नहीं ले रहे थे, हमको लगा ना, हमको बहुत ही समझा दिया कि ऐसा है, लगाओगे ही हो जाएगा, वो जाएगा। अब अच्छा मैं पैर वैर में मेरा ऐसे ही दर्द हो जाता है बहुत सारा टाइम, खरीद लिया। अब खरीद के लेके पता नहीं उसमें साला क्या केमिकल मिला हुआ है, एक दिन थोड़ा ज्यादा लग गया। तो जो उसका स्मेल है ना तो कैसे लगता है मालूम है, जब पेट्रोल को तुम जब नाक में टांगते हो तो जब सर में चले जाए तो ऐसे सर एकदम फ्रीज हो जाता है, झंझना जाता है। मतलब हल्का हल्का स्मेल आ रहा है तो मजा आता है, लेकिन जब जोर से टांग लो तो कैसे सर एकदम शॉक्ड हो जाता है, वैसे टाइप का हल्का हल्का स्मेल। ऐसे नाक लगा के सूंघने की ना, इतना जोर का सर में मारा ना, मतलब 1 सेकंड के लिए सर फ्रीज हो गया। जैसे पेट्रोल हो गया, वाइटनर सूंघने से कैसे लगता है वैसे टाइप। और तुम्हारा जो मार्कर है, ये सब कभी नशा होता है, पता है क्या टॉपिक, पता है ये सब कभी नशा होता है कि पेट्रोल सूंघना, डेंड्राइट सूंघने वाला नशा, ये सब खैर करना वरना नहीं है भाई साहब, बहुत डेंजर है। पेट सूंघना, ये जैसे मेरा अभी बोलती है, मेरा नया नया शादी हुआ था ना, तो हमको उस वक्त तो गैस सिलेंडर था नहीं, 30 साल पहले, तो हम लोग घर में ना स्टोव में खाना बनता, तो स्टोव था, तो स्टोव का केरोसिन ऑयल रहता था डब्बा में, मेरी दादी ला के रखती थी। मेरा भी बोलती थी ना, हमको उसका खुशबू बहुत अच्छा लगता है। मम्मी बोली कि जब हम पेट में थे, मतलब जब मेरी मम्मी प्रेग्नेंट थी, तभी बोली उस वक्त हमको केरोसिन ऑयल का खुशबू बहुत अच्छा लगता था सूंघने। तो बोला जा बाबा, ये क्या बोल रहे आप। बोले फिर कि मेरे पापा को पता चला, फिर बोलने लगे नशा वशा करने लग जाएगा। तो होता है बहुत, कोई को लगता है नॉर्मल है, दिस इज नॉट नॉर्मल। हाँ ऑब्वियसली वो अच्छा लगेगा, तुम सूंघोगे पेट्रोल का जो स्मेल रहता है तुमको अच्छा लगेगा सुन के, बट दैट इज डेंजरस। आदत हो जाएगा, एडिक्शन हो जाएगा, ठीक है। स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी जाके ट्राई मत करना भाई घर में। सर बोले चलो थोड़ा सा फेविकॉल को सूंघ के देख रहे, फेविक्विक के सूंघ के देख रहे, देख रहे जहाँ पे पेट वेट होता है ना, स्मेल कितना अच्छा लगता है। ये सब जो है ना एक तरह का एडिक्शन हो जाता है। हम देखे बहुत कोई सूंघते हुए, हम लोग का स्कूल में एक तो लड़का था, उसका नाम तो बोलना ठीक नहीं रहेगा, हम लोग का स्कूल में, तुम लोग का नहीं, मतलब मेरा जब हम स्कूल टाइम में थे, तो वो ना ये व्हाइटनर रहता था, व्हाइटनर, तो व्हाइटनर का जो अंदर का ये रहता था उसको रुमाल में लपेट के सूंघता था। अगर आप भी ट्राई किए? नहीं भाई ट्राई नहीं किया एकदम। आप एक्सपीरियंस किए? एक्सपीरियंस तो बहुत चीज है। फिर ना उस वक्त क्लास 7 या 8 में थे, हम लोग को पता भी नहीं नशा था। उसको पकड़ा एक दिन सर, लेके प्रिंसिपल ऑफिस में गया। अब वो बहाना मार रहा कि नहीं ये गिर गया था, स्पिल हो गया था। ठीक है, तो स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज मतलब फ्यूचर एक्सचेंज रेट भी इन्फ्लुएंस करता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी। मतलब तुमको लग रहा है भाई डॉलर का दाम बढ़ने वाला है, तुम क्या किया, बहुत सारा डॉलर खरीद के रख दिए, जब बढ़ेगा तो बेचेंगे। तो क्योंकि तुम्हारा एक्सपेक्टेड है कि इसका वैल्यू इंक्रीज होगा, तो अभी तुम उसका सप्लाई इंक्रीज कर दिए। अच्छा, फिक्स्ड और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या डिफरेंस है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट डिमांड और सप्लाई से डिटरमाइन होता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर लिमिटेड इंडिपेंडेंस है, मतलब डिपेंडेंसी है। फ्लोटर एक्सचेंज रेट ग्रेटर इंडिपेंडेंस है उसके पास, मतलब उसका डिपेंडेंसी है ही नहीं पॉलिसी के ऊपर। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ज्यादा स्टेबल रहता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ज्यादा स्टेबल नहीं रहता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिस्की ज्यादा है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट लेस रिस्की है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में ऑफिशियल इंटरवेंशन गवर्नमेंट करता है, फ्लोटिंग में ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट होगा। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के लिए आपको लार्ज रिजर्व रखना पड़ेगा, क्योंकि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में आप अपने करेंसी का वैल्यू को बहुत सारे करेंसीज के वैल्यू के बास्केट के साथ जोड़ के रखिए, लेकिन यहां पे कोई ऐसा रिजर्व का जरूरत नहीं है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में रिस्क जो रहता है वो कम रहता है एक्सचेंज का,
यहाँ पे रिस्क ज्यादा रहता है। तुम डील किए उस वक्त 96 रुपीज करके डॉलर है, तुम्हारा डिलीवरी तक 100 रुपीज हो गई, तो रिस्क ज्यादा है इसमें। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो ये टॉपिक ऑफिशियली हम लोग का कंप्लीट। और अब धीरे धीरे ये जो चैप्टर टेस्ट वाला है ये सब में अब विद इन 2-3 वीक्स पूरा आने लग जाएगा, क्यूआर कोड काम करेगा ये, ठीक है। जैसे हम बोले थे अगस्त से काम करेगा, तो देखो आज है 30 जुलाई, हम लोग का कंप्लीट हो चुका है इकोनॉमिक्स का भी सिलेबस। तो कॉस्ट टैक्स का सिलेबस खत्म पहले ही हो चुका है, अकाउंटेंसी का भी हो गया है और इकोनॉमिक्स का हो गया, बिजनेस स्टडीज का सिर्फ लास्ट चैप्टर बाकी है। अभी 2 महीना पहले हम लोग का पूरा सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और कल जैसे हम टेस्ट बोले थे तो आप लोग का टेस्ट होगा। क्लास को यहीं पे करते हो ऑफ, अगर कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए।